शरबती जब करमू के साथ ब्याह करके आई तो देखने वालों के मुंह से निकल पड़ा था, अरे यह तो कोयले को कंचन मिल गया। वैसे शरबती कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, थोड़ी ठीक ठाक सी कदकाठी और खिलता सा रंग, बस इतनी सी थी उसकी खूबसूरती की जमा पूंजी। मगर करमू जैसे मरियल से अधेड़ के सामने तो वह सचमुच अप्सरा ही दिखती थी। आगे चलकर सबने शरबती की सीरत भी देखी और उसकी सीरत सूरत से भी 4 कदम आगे निकली। अपनी मेहनत मजदूरी से उसने गृहस्थी ऐसे चमकाई कि इलाके के लोग अपनी बीवियों के सामने उसकी मिसाल पेश करने लगे। करमू की बिरादरी के कई नौजवान इस कोशिश में थे कि करमू जैसे लंगूर के पहलू से निकलकर शरबती उनके पहलू में आ जाए। दूसरी बिरादरियों में भी ऐसे दीवानों की कमी न थी। वे शरबती से शादी तो नहीं कर सकते थे, अलबत्ता उसे रखेल बनाने के लिए हजारों रुपये लुटाने को तैयार थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और शरबती एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन उसकी देह की बनावट और कसावट पर बच्चा जनने का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। गांव के मंचलों में अभी भी उसे हासिल करने की पहले जैसे ही चाहत थी। तभी जैसे बिल्ली के भाग्य से छीका टूट पड़ा। करमू एक दिन काम की तलाश में शहर गया और सड़क पार करते हुए एक बस की चपेट में आ गया। बस के भारी भरकम पहियों ने उसकी कमज़ोर काया को चपाती की तरह बेल कर रख दिया। कर्मों के क्रियाकर्म के दौरान गांव के सारे मंचलों में शरबती की हमदर्दी हासिल करने की होड़ लगी थी। वह चाहती तो पति की 13वीं को यादगार बना सकती थी। गांव के सभी साहूकारों ने शरबती की जवानी की जमानत पर थैलियों के मुंह खोल रखे थे, मगर उसे वफादारी कायम रखना ही पति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समझते हुए सब कुछ बहुत किफ़ायत से निपटा दिया। शरबती की पहाड़ सी विधवा जिंदगी को देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने किसी का हाथ थाम लेने की सलाह दी, मगर उसने किसी की भी बात पर कान न देते हुए कहा, मेरा मर्द चला गया तो क्या, वह बेटे का सहारा तो दे ही गया है। बेटे को पालने पोसने के बहाने ही जिंदगी कट जाएगी। वक्त का परिंदा फिर अपनी रफ्तार से उड़ चला। शरबती का बेटा गबरू अब गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने लगा था और शरबती मंचलों से खुद को बचाते हुए उसके बेहतर भविष्य के लिए मेहनत मजदूरी करने में जुटी थी। उन्हीं दिनों उस इलाके में परिवार नियोजन के लिए नसबंदी कैंप लगा। टारगेट पूरा न हो सकने के चलते जिला प्रशासन ने ऑपरेशन कराने वालों को 1 एकड़ खेती बाड़ी लायक जमीन देने की पेशकश की। 1 एकड़ जमीन मिलने की बात शरबती के कानों में भी पड़ी। उसे गबरू का भविष्य संवारने का यह अच्छा मौका दिखा। ज़्यादा पूछताछ करती तो किससे करती? जिसे भी जरा सा बोल देती वही गले पड़ने लगता। जो बोलते देखता वह बदनाम करने की धमकी देता। इसलिए निश्चित दिन वह कैंप में ही जा पहुंची। शरबती का भोलापन देखकर कैंप के अफसर हंसे। कैंप इंचार्ज ने कहा, एक विधवा से देश की आबादी बढ़ने का खतरा कैसे हो सकता है? कैंप इंचार्ज का टका सा जवाब सुनकर गबरू के भविष्य को लेकर देखे गए शरबती के सारे सपने बिखर गए। बाहर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठे तो वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। तभी एक अधेड़ कैंप इंचार्ज के पास आकर बोला, सर, आपके लोग मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं कि मैं अपात्र हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? किस गांव में रहते हो? सर, मेरा नाम केदार है, मैं टपका खेड़ा गांव में रहता हूँ। कैंप इंचार्ज ने टेलीफोन पर एक नंबर मिलाया और उस उधेड़ के बारे में पूछताछ करने लगा। फिर उसने केदार से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारी बीवी पिछले महीने मर चुकी है? हाँ सर। फिर तुम्हें ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है? बेवकूफ़ समझते हो हमको? चलो भागो। केदार सिर झुकाकर वहाँ से चल पड़ा। शरबती भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। उसने करीब जाकर शरबती ने धीरे से पूछा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का है। सोचा था 1 एकड़ खेत मिल गया तो उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर जाएगी। मेरा भी एक लड़का है, मुझे भी मना कर दिया गया है। ऐसा करो, तुम एक नई चादर लेकर आओ। केदार ने एक नज़र उसे देखा, फिर वही ठहरने को कहकर वह कस्बे के बाजार चला गया और वहाँ से एक नई चादर, थोड़ा सा सिंदूर, हरी चूड़ियाँ व बिछिया वगैरह ले आया। थोड़ी देर के बाद वे दोनों कैंप इंचार्ज के पास खड़े थे। केदार ने कहा, हम लोग भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं साहब। अफसर ने दोनों पर एक गहरी नज़र डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ घंटे पहले मैंने तुम्हें कुछ समझाया था साहब। अब केदार ने मुझ पर नई चादर डाल दी है। शरबती ने शर्माते हुए कहा, नई चादर? कैंप इंचार्ज ने नया समझने वाले अंदाज में पास में ही बैठी एक जनप्रतिनिधि दीपा की ओर देखा। इस इलाके में किसी विधवा या छोड़ी हुई औरत के साथ शादी करने के लिए उस पर नई चादर डाली जाती है। कहीं कहीं इसे धरोना करना या घर बिठाना भी कहा जाता है।
उस जन प्रतिनिधि दीपा ने बताया। ओह, कैंप इंचार्ज ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, इस आदमी को ले जाओ, अब यह अपात्र नहीं है, इसकी नसबंदी करवा दे। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? शरबती। तुम कल फिर यहाँ आना, कल दूरबीन विधि से तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन साहब, मुझे भी 1 एकड़ ज़मीन मिलेगी ना? हाँ हाँ, ज़रूर मिलेगी। हम तुम्हारे लिए तीसरी चादर ओढ़ने की गुजारिश कतई नहीं छोड़ेंगे। शरबती नमस्ते कहकर खुश होते हुए कैंप से बाहर निकल गई तो उस जनप्रतिनिधि ने कहा, साहब, आपने एक मामूली औरत के लिए कायदा ही बदल दिया। दीपा जी, यह सवाल तो कायदे कानून का नहीं है, आबादी रोकने का है। ऐसी औरतें नई चादरें ओढ़कर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगी। मैं आज ही ऐसी औरत को तलाशने का काम शुरू कराता हूँ। उन्होंने फौरन मातहतों को फ़ोन पर निर्देश देने शुरू कर दिए। दूसरे दिन शरबती कैंप में पहुंची तो वहां मौजूद कई दूसरी औरतों के साथ उसका भी दूरबीन विधि से नसबंदी ऑपरेशन हो गया। कैंप की एम्बुलेंस पर सवार होते समय उसे केदार मिला और बोला, शरबती, मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिन देखभाल की ज़रूरत होगी। मेरी देखभाल के लिए गबरू है ना? मेरा भी तो फर्ज बनता है। अब तो हम लिखित में मियाँ बीबी हैं, लिखी हुई बातें तो दफ्तरों में पड़ी रहती हैं। तुम्हारा अगर यही रवैया रहा तो तुम 1 बीघा ज़मीन भी नहीं पाओगी, नुकसान तुम्हारा भी बराबर होगा। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ। छोड़ने की बात तो पकड़ लेने के बाद की जाती है। शरबती का जवाब सुनकर केदार दांत पीस कर रह गया। कुछ साल के बाद गबरू प्राइमरी जमात पास करके कस्बे में पढ़ने लगा। एक दिन उसके साथ उसका सहपाठी प्रमु उसके घर आया। प्रमु के मेले कुचेले कपड़े और उलझे रूखे बाल देखकर शरबती ने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती रहती है? प्रमु, मेरी माँ नहीं है, प्रमु ने मायूसी से बताया। तभी तो मैं कहूँ, खैर अब तो तुम खुद बड़े हो चुके हो, नहाना कपड़े धोना कर सकते हो। प्रमु टुकुर टुकुर शरबती की ओर देखता रहा। जवाब गबरू ने दिया, माँ, घर का सारा काम प्रमु को ही करना होता है। इसके बापू शराब पीते हैं। अच्छा, शराब पीते हैं? क्या नाम है तुम्हारे बापू का? केदार। कहाँ रहते हो तुम? टपका खेड़ा। शरबती के कलेजे पर घूसा सा लगा। उसने गबरू के साथ प्रमु को भी नहलाया, कपड़े धोए, प्यार से खाना खिलाया और घर जाते समय 2 लोगों का खाना बांधते हुए कहा, प्रमु बेटा, आते जाते रहा करो गबरू के साथ। हाँ माँ, मैं यही कहता हूँ। मेरे पास बाबू नहीं है तो मैं जाता हूँ कि नहीं इसके घर। अच्छा, इसके बाबू तुम्हें अच्छे लगते हैं? जब शराब नहीं पीते तब मुझे प्यार भी खूब करते हैं। अगली बार उनसे मेरा नाम लेकर शराब छोड़ने को कहना। इसी के साथ ही प्रमु और गबरू के हाथों दोनों घरों के बीच पुल तैयार होने लगा। पहले खाने पीने की चीज़ें आई गई, फिर कपड़े और रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ें भी आने जाने लगी। फिर एक दिन केदार खुद शरबती के घर आ पहुंचा। तुम यहाँ कैसे? शरबती उसे अपने घर आया देख हक्की बक्की रह गई। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हारा संदेश मिलने से अब तक शराब छुई भी नहीं है, तो इससे तो प्रमु का भविष्य संवरेगा। मैं अपना भविष्य संवारने आया हूँ। मैंने तुम्हें भुलाने के लिए शराब पीनी शुरू की थी, तुम्हें पाने के लिए ही शराब छोड़ी है। शरबती कहकर केदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, क्या करते हो बेटा? गबरू आ जाएगा, वह शाम से पहले नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारा जवाब लेकर ही जाऊंगा। शरबती, बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझाना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। बच्चे समझदार भी हैं, मैं उन्हें पूरी बात बता चुका हूँ। तुम बहुत चालाक हो, कमज़ोर रग पकड़ते हो। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, केदार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। शरबती की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उस दिन के बाद केदार अक्सर प्रमु को लेने के बहाने शरबती के घर आ जाता। गबरू की जिद पर वह प्रमु के घर भी आने जाने लगी। जब दोनों रात में भी एक दूसरे के घर में रुकने लगे तो दोनों गाँव के लोग जान गए कि केदार ने शरबती पर नई चादर डाल दी थी। प्रमु, गबरू और केदार बहुत खुश थे। खुश तो शरबती भी कम नहीं थी, मगर उसे कभी कभी बहुत अचंभा होता था कि वह अपने पहले पति को भूलकर केदार की पकड़ में आ कैसे गई। शायद यह नीति का ही खेल था। शरबती अक्सर मन ही मन सोचती, जिस केदार को उसने केवल 1 एकड़ ज़मीन पाने के लिए अपना नाम भर का पति बनाया था, वही धीरे धीरे उसके जीवन का सच्चा सहारा बन गया। दोनों ने एक दूसरे के बच्चे को अपना समझकर प्यार दिया और अधूरे परिवार को फिर से पूरा कर दिया। अब शरबती को समझ में आ गया कि रिश्ते केवल रस्मों से नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और अपनापन से बनते हैं। जिस नई चादर को उसने कभी मजबूरी में ओढ़ा था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशियों की चादर बन गई। और इस तरह संघर्षों से भरी शरबती की जिंदगी को आखिरकार वह सुकून मिल गया जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। सच्चा प्रेम और अपनापन कभी कभी
वहाँ मिल जाता है जहाँ हम उसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं।